हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र सनत वर्मा, आपका आपके अपने चैनल शिव शक्ति दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रश्न आने तय हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी बेहतरीन टॉपिक शुरू करेंगे। इसमें ऐसे ऐसे फैक्ट्स हैं दोस्तों जिसको शायद किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं होगा, और पढ़ाया भी होता है तो थोड़ा सा विस्तार ज़्यादा कर दिया जाता है जिससे हमको बोर लगने लगता है। यहाँ पर हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं दोस्तों। आज पढ़ रहे हैं हम लोग अपने मस्तिष्क के बारे में, ब्रेन के बारे में। तो दोस्तों, ब्रेन के बारे में अक्सर हम लोग बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन आज हम लोग पूरी तरह से ट्रू फैक्ट्स जानेंगे। और जो पेपर में अक्सर पूछे गए हैं मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा पेपर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे न्यूरॉन कोशिकाओं के बारे में। ये तंत्रिका कोशिका की मतलब तंत्र की सबसे छोटी कोशिका होती है, या बोलूँ तो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसे न्यूरॉन कोशिका कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। और बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं। 100 बिलियन, सोचिए। और देखिए, 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाएं तो होती हैं, लेकिन जिसमें से सिर्फ 15 बिलियन कोशिकाएं जो हैं एक्टिव रहते हैं। तभी तो कहते हैं कि मस्तिष्क का बहुत ही कम भाग काम करता है करके। तो इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए 100 बिलियन में से सिर्फ 15 बिलियन एक्टिव रहते हैं। और बच्चों में जो है है ना, बच्चों में 0 से लेके 5 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों में बोला जाता है कि बहुत सारे सेल, लगभग सभी सेल जागृत रहते हैं। और इसीलिए उस समय उन बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए। लेकिन आजकल बच्चों को देखो कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं कि मैगी खाओ, ऐसा वाला मैगी वैसा वाला मैगी। तो बच्चा बचपन से मैगी खाता है, उसको पालक सब्जी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसको कभी नहीं बताया गया कि पालक में प्रोटीन होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, और ये एकदम फ़ायदेमंद है। उसको तो यही बताया जाता है कि जो है मैगी स्वादिष्ट होता है और बहुत स्वादिष्ट होता है। तो यही कारण है कि बच्चों के दिमाग में वो बस जाता है कि हमको ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो इसीलिए बच्चों को सही बातें सिखानी चाहिए दोस्तों। लेकिन आजकल थोड़ा सा बच्चों को क्या है, मजाक में गाली देना सिखा देते हैं, तो और कुछ के कुछ। तो इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है दोस्तों। जबकि सभी न्यूरॉन कोशिकाएं जागृत हैं, लगभग सभी न्यूरॉन कोशिकाएं। तो ऐसे समय पर बच्चों को बहुत ही अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा दोस्तों कि 100 बिलियन न्यूरॉन कोशिकाएं या तंत्रिका कोशिकाएं मस्तिष्क में होती हैं, और बच्चों में यहाँ लगभग सभी सेल जागृत होते हैं, और बाद में तो सिर्फ 15 बिलियन सक्रिय रह जाते हैं, जिसमें से भी बहुत सारे लोगों का 15 बिलियन भी काम नहीं करता है। ये बहुत श्रेष्ठ बुद्धि वालों का काम करता है 15 बिलियन। तो चलते हैं दोस्तों आगे। और ये प्रश्न आपके रेलवे में पूछा गया था दोस्तों कि मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए क्या होता है, एक हड्डियों का खोल बना होता है।
एक हड्डियों का खोल बना होता है जिसे क्रेनियम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, क्रेनियम कहते हैं। तो एक हड्डियों के खोल में मस्तिष्क रखा होता है दोस्तों, जिसको कहते हैं क्रेनियम। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था दोस्तों, याद रखिएगा। क्रेनियम में रखा होता है मस्तिष्क। और उससे भी अंदर की बात आपको बताता हूँ, ये भी प्रश्न में अब पूछा जाने वाला है कि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक झिल्ली होती है। क्रेनियम और ब्रेन के बीच में एक झिल्ली होती है जिसे मेनिनजाइस कहते हैं। और मेनिनजाइस जो होता है, इसमें वायरस के कारण सूजन आ जाता है कभी कभी, जिसको दिमागी बुखार कहा जाता है ना। अक्सर आपने सुना होगा दिमागी बुखार हो गया है, तो दिमागी बुखार में अक्सर इंसान बचता नहीं है। तो उसका क्यों नहीं बचता है? क्योंकि ये देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मस्तिष्क के ऊपर लगी झिल्ली है, और इसमें बीमारी लग जाने से क्या इंसान बच पाएगा? मुश्किल रहता है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इस बीमारी का नाम आपने सुन रखा है, इसका नाम है मेनिनजाइटिस। क्या नाम है इसका? मेनिनजाइटिस। ये वायरस के कारण हो जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, मेनिनजाइटिस झिल्ली में वायरस के कारण सूजन आ जाता है, जिसे मेनिनजाइटिस कहते हैं। यही दिमागी बुखार कहलाता है। तो आप समझ चुके हैं दोस्तों कि मेनिनजाइटिस कैसा रोग है। ये दिमाग का रोग है दोस्तों। ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मेनिनजाइटिस किससे संबंधित है। और भी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस झिल्ली के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क से लगा भाग पिया मैटर कहलाता है। क्या मैटर कहलाता है? पिया मैटर कहलाता है। मस्तिष्क से लगा हुआ भाग पिया मैटर कहलाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये झिल्ली होती है दोस्तों। ये वाला भाग ही ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाता है। किसको? मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क को भोजन और ऑक्सीजन पहुंचाने वाले भाग का क्या नाम है? पिया मैटर। और ये प्रश्न आपका बनने वाला है आगे, हाई लेवल के क्वेश्चन जब आएंगे तो यही प्रश्न बनने वाले हैं दोस्तों। मस्तिष्क के 3 भाग हैं दोस्तों। आगे मैं मस्तिष्क के भागों को आपको इमेज के माध्यम से दिखाऊंगा और बड़ा मज़ा आएगा आपको। हो सकता है एनिमेशन भी हो इमेजेस में। और देखते हैं मस्तिष्क का पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क दोस्तों। और ये अग्र मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मेरे साथ पढ़िएगा तो आसान लगेगा, प्रोसेंसफेलॉन। क्या बोलते हैं? प्रोसेंसफेलॉन। और मध्य मस्तिष्क जो है उसको बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं मीसेंसफेलॉन। मीसेंसफेलॉन। जबकि पश्च मस्तिष्क को बोलते हैं दोस्तों रोम्बेंसफेलॉन। देखिए इसमें जो है सेंस बदल गया है, बेंस हो गया है, पश्च है ना, तो क्या बन गया? रोम्बेंसफेलॉन। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मानव मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1450 ग्राम होता है। मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1450 ग्राम होता है। और ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों। अगर आपको 1400 भी दे दे तब भी सही होगा, अगर दे दिया जाता है पेपर में तो। और मानव मस्तिष्क का वजन आप याद रखिएगा। और आगे चलते हैं। अग्र मस्तिष्क, इसके 3 भाग हैं दोस्तों, जिसको हम लोग पढ़ेंगे।
देखिए ऊपर छोटा छोटा लिख दिया है, ऐसा मत समझिएगा, मैं बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मस्तिष्क का यह सबसे बड़ा भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, लगभग 2/3 होता है दोस्तों। और जब सबसे बड़ा भाग है तो सबसे अधिक न्यूरॉन कोशिकाएं भी इसी में पाई जाती हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है छोटे अक्षरों में। और अग्र मस्तिष्क का मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप देखिएगा और गौर कीजिएगा कहाँ पर कौन सा भाग लगा हुआ है। और इसी अग्र मस्तिष्क में दोस्तों घ्राण पिंड होता है। घ्राण का अर्थ है नाक से दोस्तों। घ्राण किसको बोलते हैं? नाक को। और घ्राण पिंड जो है ये बहुत छोटे होते हैं और इनका कार्य गंध का ज्ञान कराना है। ये मस्तिष्क में लगा होता है दोस्तों और इसका कार्य क्या होता है? गंध का ज्ञान कराना। स्मेल, जैसी भी आपको खुशबू आती है वो घ्राण पिंड ही उसको पहचानता है। और ये किसका भाग है अक्सर पूछा जाए तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। और अग्र मस्तिष्क में ही सेरिब्रम होता है दोस्तों। ये नामी ग्रामी भाग है मस्तिष्क का, सेरिब्रम, और इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। और देखिए दोस्तों ये सेरिब्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका 2 भाग होता है दोस्तों, थैलमस और हाइपोथैलमस, जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैलमस का कार्य देखिए ठंडा, गर्म, दर्द, चोट, मार आदि संवेदनाओं का ज्ञान कराता है दोस्तों। मतलब जैसा कि आप ठंडा छू कर जिसको आप पता लगा सकते हैं, जैसे गर्म को ठंडा, गर्म, दर्द आपको पता चलता है आपके ज्ञानेंद्रियों द्वारा। चोट और कहीं पर अगर मार लग जाती है, इन संवेदनाओं का ज्ञान कराता है। और इसी में अंतर हमको याद रखना है थैलमस और हाइपोथैलमस में दोस्तों, कि भाई थैलमस जो है ये देखिए ये फिजिकल संवेदनाओं का ज्ञान कराता है, जबकि हाइपोथैलमस जो है अक्सर करके भावनाओं का ज्ञान कराता है, जैसे प्रेम है, लोभ है, ममता है, क्रोध है। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है दोस्तों? हाइपोथैलमस कंट्रोल कर रहा है। अगर भूख लगी है, प्यास लगी है, निद्रा, देखिए निद्रा कोई वस्तु नहीं होती है दोस्तों, कोई फिजिकल वस्तु नहीं होती है, लेकिन हमको निद्रा आ रही है ऐसा पता चल जाता है ना, वो एक भाव है। थकान लग जाता है तो थकान भी देखिए फिजिकल आपको जैसे शरीर में पता तो चलता है, लेकिन वो क्या है? एक भाव है। इन भावों का नियंत्रण करता है हाइपोथैलमस। और उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट मैंने जो सामने में लिखा हुआ है, ये शारीरिक ताप का नियंत्रण करता है दोस्तों, हाइपोथैलमस। यही पेपर में बार बार आता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक ताप को नियंत्रण करता है, और आप बताएंगे हाइपोथैलमस। ब्लड प्रेशर को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलमस। जल का जो रेगुलेशन है, नियमन कौन करता है? हाइपोथैलमस। ये 3 जो प्रश्न है तो इसको तो आप बिल्कुल मुँह जुबानी आप याद रखिए दोस्तों, बाकी को आप ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि बाकी भी इम्पोर्टेंट हैं, उसको याद रखना ही है, भले ही आप मुँह जुबानी याद रखें चाहे मत रखें। तो थैलमस और हाइपोथैलमस का अंतर समझिएगा दोस्तों। बार बार इसमें धोखा खाते हैं अक्सर स्टूडेंट। और अगर आपसे पूछा जाए कि सोचने समझने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति किस में होती है, मस्तिष्क के किस भाग में ऐसा होता है, तो सेरिब्रम है दोस्तों। और आपने देखा कि सेरिब्रम को ही
प्रमस्तिष्क कहा जाता है। और इसके ही भाग हैं थैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस। तो अगर प्रकाश का समन्वय अगर गलती से पूछ ले दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो आप निसंदेह सेरिब्रम बता दीजिएगा, सेरिब्रम बता दीजिएगा। सेरिब्रम और सेरी जो है बेलम, इन दो चीज़ों में आपको अक्सर कन्फ्यूज़न हो जाता है, और मैं आगे चल के सेरिबेलम के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले अग्र मस्तिष्क के तीसरे भाग को देख लीजिए दोस्तों। डाइएन्सेफेलॉन, नाम आपने शायद सुना हुआ है, डाइएन्सेफेलॉन, क्योंकि जब भी पीयूष ग्रंथि पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि भाई ये पीयूष ग्रंथि जो है डाइएन्सेफेलॉन के पास एक गड्ढे में फिट होता है, फिट होता है। तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, आपको पता होगा। और पीनियल ग्रंथि ये भी डाइएन्सेफेलॉन के पास होता है दोस्तों। और अगर मैं आपको बहुत ही रोचक बात बताऊं तो पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं मस्तिष्क की रेत, क्योंकि ये उम्र बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है दोस्तों, उम्र बढ़ते बढ़ते इसका काम तमाम हो जाता है, मतलब भुरभुरा रेत बन जाता है, रेत के समान हो जाता है। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इसी कारण से धीरे धीरे कम होती जाती है वृद्धों की। और उसका कारण यही है कि ये मस्तिष्क में धीरे धीरे करके रेत बन जाता है, भुरभुरा हो जाता है, एकदम बारीक चूर्ण के रूप में तब्दील हो जाता है। पीनियल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है दोस्तों। आप बेफिक्र बताइएगा, मस्तिष्क में पाया जाता है। और पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाया जाता है। इसी को इंग्लिश में पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे मैं आपको ग्लैंड के बारे में भी बताऊंगा अच्छे से, आप बेफिक्र रहिएगा। और अगर पीनियल ग्रंथि के बारे में बताऊं दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो पीनियल ग्रंथि को बोलते हैं दोस्तों आत्मा का स्थान, और क्या बोलते हैं, मस्तिष्क की रेत। अब आगे देखते हैं दोस्तों, मध्य मस्तिष्क, इसमें सिर्फ एक भाग इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसमें होता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखिए कितना अजीब नाम है, बार बार पढ़िएगा, वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा दोस्तों। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, और ये दृष्टि और श्रवण के लिए अति महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। दृष्टि और श्रवण के लिए। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि और श्रवण के लिए अति महत्वपूर्ण है, और मध्य मस्तिष्क का भाग है। और आप देख लीजिए दोस्तों, अभी मध्य मस्तिष्क का इमेज देख लीजिए। देखते देखते अब मैं आपको कुछ बात बता देता हूं दोस्तों, कि मुझको पता है दोस्तों वीडियोस थोड़े से हिल रहे हैं अभी, और इसका निराकरण करने के लिए अपने पास ट्राइपॉड स्टैंड आने ही वाला है। ये संपूर्ण लॉकडाउन के चलते 1-2 दिन लेट हो सकता है, तो आप बेफिक्र रहिएगा और हमारे साथ पढ़ते रहिएगा। हमारे पास कैमरा का कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बहुत ही अच्छा कैमरा है हमारा, बस इसी का दिक्कत है, आवाज़ की भी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो हिलने बंद हो जाएंगे बहुत ही जल्द, तब तक हम लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं। और क्योंकि वीडियो डालने शुरू हो गए हैं दोस्तों, तो रोक देना अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं चलने दे रहा हूँ, नहीं तो रोक देता। और
चलिए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। पश्च मस्तिष्क, जिसका मैंने इंग्लिश नाम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है, रोम्बेन्सफेलॉन। पश्च मस्तिष्क, रोम्बेन्सफेलॉन। और अति महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी का भाग होता है सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लांगेटा। तो इन नामों को बार बार पढ़ने से ही याद होता है दोस्तों, और बार बार सुनने से ही आप को अच्छा लगने लगेगा। पहले पहले तो बड़ा अजीब सा लगता है। और ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको। ये प्रश्न 2-4 बार पूछा गया है कि स्पाइनल कॉर्ड किससे जुड़ा होता है। जो मेरुरज्जु होती है या जिसी को रीढ़ रज्जु बोलते हैं, ये किससे जुड़ी होती है? ये मेडुला ऑब्लांगेटा से जुड़ी होती है दोस्तों। मेडुला ऑब्लांगेटा गेटा द्वारा जुड़ी होती है मेरुरज्जु से। तो मेरुरज्जु बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मेरुरज्जु ही बहुत सारी संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है, और कई प्रतिक्रियाएं तो यह स्वयं दे देती है, जैसे रिफ्लेक्सिव रिएक्शन कहते हैं, जिनको रिफ्लेक्सिव रिएक्शन कहते हैं या परिवर्ती क्रिया कहते हैं। इनको मेरुरज्जु ही हैंडल कर लेता है, मस्तिष्क तक जाने की बात ही नहीं होती है। मेरुरज्जु ही इसको क्या कर लेता है, इसको नियंत्रित कर लेता है। अब मैं बताता हूँ रिफ्लेक्सिव रिएक्शन मतलब, जैसे कि हमारी पलकों का, आँखों की पलकों का झपकना, झपकती रहती हैं, हमको पता भी मतलब पता तो चलता है, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में नहीं है दोस्तों। जैसे कि छींक आना है और किसी भूत को देखकर चीखना है। कभी रात को अगर आप देख लेते हैं किसी काले साए को तो चीख पड़ते हैं। तो वैसे तो होता नहीं है भूत, लेकिन क्या है कि चीख पड़ते हैं ना अचानक से, उसमें अपना कंट्रोल नहीं होता है। तो इन्हीं सभी क्रियाओं को मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु नियंत्रित करता है। तो परिवर्ती क्रिया को, रिफ्लेक्सिव रिएक्शन को कौन नियंत्रित करता है अगर आपसे पूछे, और मस्तिष्क दिया हो, और अगर मस्तिष्क दिया हो और मेरुरज्जु दिया हो, या मस्तिष्क के अन्य भाग दिए हों और मेरुरज्जु दिए हो, तो आप मेरुरज्जु को निसंदेह लगा सकते हैं, क्योंकि मेरुरज्जु ही वह सिस्टम है जो रिफ्लेक्सिव रिएक्शन परिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। अब पश्च मस्तिष्क के भागों के बारे में डिटेल से और एकदम इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। इनका सेरिबेलम के कारण ही दोस्तों सभी बाहरी क्रियाओं, खेलना, लिखना, पढ़ना, बोलना, चलना आदि संभव हो सकता है दोस्तों। यही संभव कराता है दोस्तों सेरिबेलम, बाहरी क्रियाओं को सेरिबेलम। और क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो आपको अपने शब्दों में फंसाएगा दोस्तों। वो आपसे पूछ लेता है कि लोकोमोशन मतलब शरीर को गमन करने के लिए और एक उसको क्रियान्वयन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए कौन सा मस्तिष्क का भाग जो है कार्य करता है। तो आप सेरिबेलम बताइएगा दोस्तों। ये कोऑर्डिनेशन सभी अंगों जो है हमारे हड्डियों के बीच, सभी अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाता है दोस्तों, समन्वय बिठाता है, जिसके कारण हम लोग चल पाते हैं, खेल पाते हैं, पढ़ पाते हैं, बोल पाते हैं दोस्तों। तो सभी बाहरी क्रियाओं के लिए कौन उपयोगी है दोस्तों? सेरिबेलम। और इसको आप याद रखिएगा। और मैं आगे आपको बताता हूँ मेडुला ऑब्लांगेटा, जो कि हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और क्योंकि यही जो है सभी आंतरिक क्रियाओं को
चाहे आप पाचन ले लीजिए, उत्सर्जन ले लीजिए, हृदय की धड़कन ले लीजिए, श्वसन ले लीजिए, इन सबको यही नियंत्रित करता है दोस्तों, मेडुला ऑब्लांगेटा। नाम याद रखिएगा, नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। और नाम भी ये बड़ा अजीब होता है दोस्तों, याद करने के लिए बिल्कुल आपको 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और जानबूझकर मैं 2-4 बार नाम ले रहा हूँ ताकि कम से कम आप उससे फैमिलियर हो जाएं। और अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो EEG क्या होता है दोस्तों, ये पूछा जाता है। और उसी प्रकार से ECG क्या होता है पूछा जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। EEG को बोलते हैं इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ। इसके द्वारा मस्तिष्क के कार्यों का पता लगाते हैं दोस्तों। मस्तिष्क के तरंगों का किसके द्वारा पता लगाते हैं पूछा जाए अगर आपसे, तो EEG बताइएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं मानव मस्तिष्क अभिलेखी। याद रखिएगा दोस्तों। और देखिए क्या होता है, इसमें ग्राफ निकलता है ना, उस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। ग्राफ को ग्राम बोलते हैं। जबकि EEG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। ये यंत्र का नाम है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। और इससे जो ग्राफ निकलता है उसका नाम है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। और इसी प्रकार से दोस्तों हृदय की गति या हृदय के कार्यों का अध्ययन करने के लिए ECG उपयोग में लाया जाता है दोस्तों। तो ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है इसका फुल फॉर्म। कार्डियो, देखिए कार्डियो जो शब्द है ये आपके हार्ट से संबंधित है, दिल से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, तो ज़रूर इसका नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होगा। जबकि इंसेफेलो जो है ये बुद्धि से संबंधित है, मस्तिष्क को बोलते हैं इंसेफेलो, तो इसीलिए इसका नाम भी है, इसके यंत्र का नाम भी है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। तो दोनों में अंतर अब आपको याद रहेगा दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा आपके अपने चैनल दिव्य शक्ति, शिव शक्ति, दिव्य शक्ति पढ़ाकू योद्धा को। धन्यवाद।